मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक पर्सनालिटी लेके आते हैं, धर्म से, एजुकेशन से, पॉलिटिकल से, सोशल से। बड़े इत्तेफाक की बात है कि ये चारों पांचों जो सेगमेंट होते हैं वो एक ही व्यक्ति में आज हमारे पास उपस्थित हैं। वो हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, जो कि साइंटिस्ट भी हैं और वरिष्ठ समाज सेवक भी है, वरिष्ठ धर्म विशेषज्ञ भी है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, और साथ में ये एक साइंटिस्ट भी है। जी हाँ मित्रों, साइंटिस्ट भी है। जितना साइंटिस्ट हैं उतना ही आध्यात्म के विषय में जो है गहरी जानकारियाँ रखते हैं। तो इनसे हम समाज की तत्कालीन बातें करेंगे, और बनारस में इत्तेफाक की बात है कि आज ये उपस्थित हैं, तो इनसे जानकारी और इनसे जो मर्मज्ञ की चीज़ें हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका धन्यवाद जो है, आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से आपने जो है हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे दर्शक आपके मुँह से जो है एक इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। बहुत छोटा सा वैसे तो इंट्रोडक्शन है मेरा। डॉक्टर अखिलेश नाम है। प्रोफेशनली मैं एक वैज्ञानिक हूँ और इंडस्ट्रियलिस्ट। समाज के साथ लगातार काम करते रहे। वो एक बचपन में नींव पड़ी समाज के लिए काम करना, क्योंकि जब आप अपने से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है वो समाज के लिए काम करे। तो वो नींव में आया। माता पिता आरएसएस से कनेक्टेड थे, गायत्री परिवार से हम 3 जनरेशन से कनेक्टेड हैं। तो हमारे बेस में ही, न्यू में ही ये सारी चीज़ें जो हैं पड़ी रही। देश विदेश में काम करने पे हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, किन चीज़ों को हमारे देश को ज़रूरत है। स्पेशली जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो उस संस्कृति की, उस संस्कार की आज के समय में हर परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, और हमारे समाज को इसके लिए और इस पे काम करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। पहला सवाल सर ये है कि 22 जनवरी, जो कि कहा जाता है कि 392 वर्ष बाद या मोटा मोटा 500 साल के संघर्ष के बाद हमको प्रभु श्री राम का वहाँ पे मंदिर निर्माण हुआ, और उसके बीच में 500 साल में न जाने कितनी आंधियाँ तूफान आई और लड़ते गए। उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में भारत में पुनः एक हिंदू धर्म की स्थापना हुई उस दिन, जैसा कि लोगों ने बताया और विरोधियों ने इसको ज़्यादा बताया? राम मंदिर की स्थापना एक हिंदू धर्म की स्थापना दोबारा हम कहेंगे, क्योंकि 1500 कुछ ईस्वी में राम मंदिर को तोड़ा गया बाबर के द्वारा, बाबरी मस्जिद नाम रखा गया। तो हमारी वो धरोहर थी, ठीक है। और एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते, हिंदू राष्ट्र हम इसलिए कह रहे हैं कि विश्व का सबसे अधिक हिंदू इस देश में रहते हैं। ऑफिशियली अभी तक घोषित नहीं किया गया है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत हुई, जहाँ पे हम अपने राष्ट्र को कह सकते हैं हम राम के वंशज हैं, ये हम कह सकते हैं। और ये हिंदुओं की एक प्रतीक की स्थापना जो की गई है, वो 500 के अंतराल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस पे, और सारे हिंदू संगठन, सभी लोगों का योगदान इसके साथ रहा, और एज अ हिंदू या हिंदू राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये। इसी से मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ सर, कि अगर देखा जाए तो आध्यात्म, भारत में धर्म को आध्यात्म के रूप में देखा जाता है, तो आपकी नज़र में आध्यात्म क्या है? और क्या ये धर्म जो है या अध्यात्म जो है वो पर्सनल अपने लाइफ की चीज़ें हैं, या फिर इसको हम हिंदू, अपना जो देश है हमारा हिंदू राष्ट्र, उसमें हम व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो धर्म और आध्यात्म ये 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने आप को, अपनी गहराइयों में उतरना। तो आप कभी भी इसको जो धर्म के साथ जो है कोरिलेट नहीं कर सकते, नहीं मिला सकते हैं। अपने आप को जानना हम वो किसी भी माध्यम से जान सकते हैं। हिंदू सभ्यता या सनातन परंपरा के अंदर बहुत सारे माध्यम दिए गए। जप का एक माध्यम दिया गया, तंत्र एक माध्यम दिया गया, हठ योग माध्यम दिया गया, क्रिया योग माध्यम दिया गया,
कई तरह के इसमें भी बाइफर्केशंस अलग अलग बांटे गए, तो उनको जानना आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है, हमारे समाज के अंदर जो है हिंदू सभ्यता या सनातन परंपरा के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स को बनाए गए कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए आसानी से आप उसको कर पाओ। जैसे आप अगर किसी को संस्कृत के मंत्र बताओगे आप, ठीक है, जो व्यक्ति नहीं जानता है वो मंत्र को नहीं कर सकता, तो उसको वो बहुत टफ लगेगा और वो कुछ समय में छोड़ देगा। लेकिन अगर उसके बदले में आप उसको क्रिया बता देते हो कि कुछ आसन आपको करने हैं, दोनों का जो टारगेट है वो सेम है, एक ही जगह जा रहा है, करने का तरीका सिर्फ अलग अलग, रास्ते अलग अलग हैं, तो उस क्रिया को करके वो उस जगह को पा लेता है। जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं तो दोनों का ज्ञान मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा, हठ योग के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा एकदम एक ही जगह हम पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ माध्यम अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब हम धर्म पे आते हैं, ये रही आध्यात्म के बाद, जब हम धर्म पे आते हैं तो धर्म एक रिलीजन जो है वो ह्यूमन मेड है। ठीक है, ये इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ है, लोगों को कम्युनिटीज़ में जिसको जो कम्युनिटीज़ पसंद आई उस हिसाब से धर्म का निर्माण कर दिया गया। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, हिंदू जो है वो कभी भी एक धर्म नहीं है, ये एक परंपरा है, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लिविंग, जीने की पद्धति, जीवन जीने की असली कला। और बहुत कटु चीज़ आपको बोले हैं आज के दिन में, हमारे जीवन को जो लोग जी रहे हैं और जो सिस्टम हमारा बनाया गया वो बहुत साइंटिफिक था। आप जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, धोती पहनते हैं, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे हम जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनने के पीछे और उसको धर्म से जोड़ने के पीछे रीज़न क्या था। आप जनेऊ जितने भी लोग फॉलो करते हैं, आप उनको देखेंगे किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत गहराई से सोचिए, इतनी साइंटिफिक चीज़ें हमारे यहाँ बनाई गई हैं। जनेऊ को जब हम अपने कान पे 2 बार लपेटते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती है और पूरी वेन्स को यहाँ से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक वो क्लियर कर देती है। इतनी साइंटिफिक चीज़ें हमारे यहाँ डिफ़ाइन की गई है। ठीक, लेकिन इसका सही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से लोग बहुत दूर हैं, अपने सिस्टम को लोग पढ़ते नहीं हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। जो कि आप साइंटिस्ट भी हैं सर, तो यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि आध्यात्म और आध्यात्म को मतलब इन द सेंस मेरा धर्म से है, ये धर्म और साइंस को मिला के, या धर्म में साइंस को देखा जा सकता है या धर्म में साइंस को देखा जा सकता है, इन दोनों में कितना सिमिलरिटी है, कितना एक दूसरे के पर्याय है या एक दूसरे के विरोधी है? साइंस आध्यात्म का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आध्यात्म एक यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। उसके अंदर अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस अभी बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़। मतलब अगर आप ब्रह्मांड में एक बिंदु बनाते हैं साइंस के लिए, तो वो बिंदु भी बहुत बड़ा है। और हर चीज़, जो भी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, जो प्रकृति ने रचा, या हम जिस भगवान को कहते हैं, जिस सुपर पावर को कहते हैं, साइंस स्पेशली नहीं मानता तो हम उसको एनर्जी का नाम देते हैं, जिस एनर्जी ने ये सारा कुछ डेवलप किया है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हर एक चीज़ हम साइंटिस्ट जो कर रहे हैं उस क्रिएशन में ही डेवलप कर रहे हैं। उस क्रिएशन के बाहर की कोई चीज़ नहीं है। आप कोई भी चीज़ साइंस ने आज तक डेवलप की है, उसमें कोई भी ऐसी एक चीज़ बताइए जो इस ब्रह्मांड के बाहर से लाई गई हो। तो जब इस ब्रह्मांड के बाहर से नहीं आई है कोई भी चीज़, तो इसका मतलब है कि वो अध्यात्म से परे नहीं है। इस पे लास्ट सवाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके कई डिवीज़न को हमको छूना है, इसलिए मैं लास्ट सवाल करते हुए अगले डिवीज़न पे मैं बढ़ूँगा। ये जन्म और मृत्यु क्या है? अगर देखा जाए तो क्या, जैसे कि हमारे पुराणों में और वेदों में लिखा हुआ है कि कर्मों के अनुसार हमारे मृत्यु के बाद फिर से पुनः जन्म होते हैं, या सिर्फ जन्म हुआ, अगर हम चरवाक को देख लें तो जन्म हुआ, या मकली गोसाल को देख ले, अजीत केशकंबन को देख ले, तो उन्होंने बोला है कि ये जीवन यही सब है, मरा और एक बुद्धिमान व्यक्ति मरे चाहे एक मूर्ख व्यक्ति मरे, दोनों को जलने के बाद खत्म हो गया, कोई चीज़ नहीं है। तो ये जन्म मृत्यु के चक्र क्या है?
बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आज के समय में ये यूथ्स को लेकर के या सबके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि जन्म और मृत्यु या रीबर्थ जैसी चीज़ जो है, हम लोग सबसे ज़्यादा आज के दिन में जो है मोस्टली क्रिश्चियन बेस्ड बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। या आप धर्म की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स में कन्वर्टेड है। पूरी दुनिया में जैसे 600 धर्म आज के दिन पनप रहे हैं, ठीक है। तो इनका कहना होता है कि हमारा रीबर्थ नहीं होता, आपने ये जो जीवन जी लिया बस ख़त्म हो गया। अगर ऐसा होता तो शायद सारी दुनिया में जितने लोग हैं सबका जीवन एक जैसा होता, ठीक है। हमारी सनातन परंपरा इस चीज़ को बहुत पहले डिफ़ाइन कर चुकी है, क्योंकि हम लोग ऋषियों की संतान रहे हैं, ऋषियों का सिस्टम हम जीते हैं। वहाँ पे हमारा कर्म जो है वो आपके बर्थ को डिफ़ाइन करता है। 84 लाख योनियाँ बनाई गई, 84 लाख योनियों में सब कुछ है, पेड़ पौधे। लास्ट योनि जो होती है वो इंसान की योनि मिलती है, जो हमारे कर्म पे निर्धारित होती है। अगर इस तरह से कर्म पे निर्धारित ना हो तो हर एक आदमी जो गलत कर रहा है वो गलत ही करता रहेगा, क्योंकि उसमें उसको विन दिख रहा है। जो आदमी सही कर रहा है वो सही पे ही, इस तरह का सिस्टम कहीं भी डिफाइंड नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो, एक एनर्जी या भगवान जो हैं उस हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, और उस कर्म के आधार पे ही आपका अगला जीवन होता है। क्योंकि आत्मा जो है, हम कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, ये शरीर सिर्फ चेंज हो रहा होता है। तो जब आत्मा मर नहीं रही है, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे बॉडी हमको मिल रही है, तो वो किस बेसिस पे दी जा रही है। तो यहीं पे साइंस जो है वो फेल हो जाता है और इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर पाता, ठीक है। हम ज़बरदस्ती उस पार्ट को जो है अपनी बात को रखने के लिए एज अ साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, लेकिन आज भी साइंटिस्ट जो हैं उस बात को अब मानने लगे कि पृथ्वी या यूनिवर्स जो है वो कोई दूसरा गवर्न कर रहा है। साइंटिस्ट आज के दिन में आध्यात्म को गॉड पार्टिकल के नाम पे जानने लगे हैं, देखने लगे हैं, और उसको कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं। अगर हम बात करें न्यूटन और आइंस्टीन की, या हमारे देश के मिसाइल मैन एपीजे कलाम जी की, तो वो खुद भी गायत्री मंत्र और ध्यान करते थे। तो जब इतना बड़ा साइंटिस्ट का वो पार्ट आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कैसे डिफ़ाइन कर पाएंगे कि साइंस जो है आध्यात्म से परे है या उससे आगे है। अब राजनीतिक परिदृश्य पे आ जाते हैं सर, कि अगर देखा जाए तो इस समय राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए थे, हैं, और वो पूरे भारत में न जाने कितने हज़ार किलोमीटर चले। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के द्वारा अपनी वोट को मजबूत किया या अपनी सीटों को सशक्त किया, मोदी जी को कहीं ना कहीं वो चुनौती दे पाने की स्थिति में है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जो है उन्होंने भारतीय परंपरा या भारतीय समाज के बारे में उनका जो ज्ञान है वो अभी बहुत क्षीण है, बहुत क्षीण है। एक प्रधानमंत्री के परिवार में जन्म लेना वो एक अलग चीज़ होती है, और उस परिवार में जन्म लेने के बाद भी आप अपने समाज को नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, क्या आप बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम किसी के बारे में क्या कह रहे हैं, या हमारे ज़ुबान से जो बातें निकल रही हैं वो उसका क्या अफेक्ट आएगा समाज को लेकर के। एक यात्रा करना वो एक अलग बात है कि हम पूरे भारत की यात्रा बहुत लोगों ने की है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा। राहुल गांधी इनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करें कि राहुल गांधी के पास जो है गांधी परिवार के टैग के अलावा कुछ भी नहीं है। एक समय के पहले 1977 1977 के पहले भारत में सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस पार्टी। उसका ना कोई विरोध करने वाला था, हर जो भी व्यक्ति होता था वो सभी लोग साथ होते थे। आज़ादी के समय भी कांग्रेस रही, आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग करने की भी बात थी, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण उसको किया नहीं गया। उसका बेनिफिट जो है वो राहुल गांधी आज के दिन ले रहे हैं। राहुल गांधी को देश के प्रति सोचना और देश को क्या ज़रूरत है ये डिफरेंस करना
ये बहुत शायद उनके लिए बहुत टफ काम हो जा रहा है, जिसकी शायद उनको स्टडी करने की कुछ वर्ष जो है राजनीति से बाहर निकल करके देश को और देश के कॉमन लोगों के साथ रह करके समझने की ज़रूरत है, फिर वो उस कंपैरिजन में आ पाएंगे। दूसरी बात हम करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो बहुत नीचे से आए हैं, समाज के हर तबके को उन्होंने देखा है, ज़मीनी स्तर पे काम किया है, हमारे भारतीय परंपरा के लिए क्या ज़रूरत है उस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में देश का नाम जो है पूरी दुनिया में बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। फॉरेन के कई फॉरेन मिनिस्टर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो खुद कहते हैं कि भारत जो है थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में आज के दिन उभर चुका है। तो इस तरह का डिफरेंस अगर हमें बाहर से सुनने को मिले तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये बहुत बड़ा गैप है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में और राहुल गांधी में। वो कोई कंपैरिजन करने वाली चीज़ नहीं है, कहीं हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इसको। एक सवाल इस पे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि कंपेरिजन करने, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसको मीडिया आजकल बोलती है इंडी गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन में बहुत सी पार्टियां, साउथ की पार्टियां, नॉर्थ की पार्टियां, ईस्ट की पार्टियां, वेस्ट की पार्टियां, सारी पार्टियां भारत में मिलकर बनाई हुई, जो कि स्थिति उनकी सही नहीं है। तो इंडिया गठबंधन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या इंडिया गठबंधन कहीं भी, अभी हम राहुल गांधी की बात किए थे, लेकिन मैं पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, तो कहीं आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन आपकी नज़र से कितनी सीटें निकालेगी? ये छोड़िए वो चुनौती दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें इंडिया गठबंधन लेके आएगी? क्या सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी वो? नहीं, कहीं भी नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन और बीजेपी अगर पॉलिटिकल पार्टी का कंपैरिजन, मेरा व्यक्तित्व मतलब मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक तो कंपैरिजन नहीं है। दूसरी चीज़, इंडिया गठबंधन के वो व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, सिर्फ वही लोग कुछ सीटें निकाल पाएंगे। बाकी उसके अलावा कहीं भी कोई कंपैरिजन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बीजेपी का 400 का आंकड़ा पार करना वो बहुत नॉर्मल सी बात है 2024 में। और इंडिया गठबंधन, जब हम कहें कि देश के एक राजा के खिलाफ सभी लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि राजा ईमानदार है और राजा देश के लिए कुछ काम कर रहा है, और ये डेवलपमेंट हमें दिखती है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, असम हो, गुजरात हो, केरला हो, बॉर्डर्स का कोई भी एरिया हो, हर एक जगह काम आपको दिखता है, आपकी आंखों से दिखता है। जो काम 2014 के पहले तक नहीं हो पाए, जो काम कांग्रेस बहुत आसानी से कर सकती थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने नहीं किया। 2-3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कश्मीर हमारा ही क्षेत्र था, हमारा ही राज्य था। कश्मीर की जो प्रॉब्लम डेवलप हुई, 370 आर्टिकल जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, उसको ख़त्म करना, राम मंदिर का डेवलपमेंट करना। 2014 के बाद हम पूरे भारत में आतंकवादी हमले होते हुए नहीं सुने। ये सारा देश का डेवलपमेंट है, दिख रहा है। देश में रोडें बिछाई गई, रेलवेज़ बिछाए गए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे साइन है कि देश हमारा प्रगति कर रहा है। और ये मेरा ही कहना नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। आप आज किसी भी देश में ट्रैवल करें तो आपको लोग कहते हुए मिलेंगे, इंडिया इज़ ग्रोइंग नाउ इंडिया इज़ ऑन द वर्ल्ड मैप। तो ये बहुत बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए। जैसे कहते हैं ना 56 इंच का सीना, वैसा हमारा सीना भी चौड़ा होता है जब हमारे बारे में कोई दूसरा देश अच्छा कह रहा होता है। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे बात बीजेपी की ही कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी क्या एनडीए ही बीजेपी का पर्याय है। वो तो अब किस लिए इतने दलों को लगाए हुए हैं। संदेश खाली अगर देखा जाए तो विश्व पटल के, भारत के पटल पे देखा जाए तो संदेश खाली एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हिंदुओं को या ममता बनर्जी के द्वारा तथाकथित पार्टी कार्यकर्ता या गुंडा जो था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप ये अंडरस्टूड है, उसके द्वारा इतना आतंक मचाया गया कि वहाँ पे पाकिस्तान के नारे भी लगे, हिंदुओं के साथ वो चीज़ हुआ जो चीज़ नहीं होना चाहिए, व्यभिचार हुआ, ये हुआ। लेकिन वहाँ बीजेपी ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया, सेंट्रल में होने के बाद भी।
वहाँ पे अमित शाह बोलते हैं कि ठीक है वहाँ मैं जाऊँगा, लेकिन अमित शाह नहीं गए। मोदी जी गए तो सिर्फ महिलाओं से मिल के चले आए, और वो भी एक राजनीतिक परिदृश्य के तहत देखी गए। तो क्या ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ पे कुछ कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत थी, जो कि बीजेपी एक मौका तलाश रही है वहाँ पे कि हमको खुद बीजेपी को लेके लोग हमें, तब हम काम करेंगे, ऐसे मर रहे हैं तो लोग मरने दें। तो इस पे आप बीजेपी के उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम सेंटर और स्टेट की राजनीति के बारे में बात करते हैं या गवर्निंग बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो वो दोनों बहुत अलग अलग परिदृश्य में देखे जाते हैं। सेंटर एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि पूरे देश में ये कानून चलना चाहिए, उसको फॉलो करने वाली स्टेट होती है। सेंटर ये कहता है कि आपको ये फॉलो करना है, और स्टेट वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए गवर्निंग बॉडी बनाई गई है जो उसको इंक्वायर करती रहती है, देखती है, चेक करती रहती है। वो कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट में सेंटर को जाती है। सेंटर आकर के उन चीज़ों को देख नहीं सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ लगातार इस गवर्नमेंट के आने के बाद लगातार कोशिश ये की जा रही है कि पूरे देश में जो है एक कानून व्यवस्था रखी जाए, एक कॉमन सिस्टम चलना चाहिए। चाहे वो लॉ जो है वो एक भिखारी हो या एक छोटे तबके का आदमी हो या एक पॉलिटिशियन हो, सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग दिल्ली में देखे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम रहे और उन्होंने बहुत तरह के घपले उनके सामने आ रहे हैं, ईडी के बहुत सारे केसेस उनके ऊपर दिखे। तो यहाँ दिख रहा है कि सेंटर जो है केस के साथ अटैच है, वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो। क्राइम के अंदर जो बहुत बड़े पद पे माने जाते थे, जिनसे जजेस से लेके हर एक व्यक्ति जो डर रहा था, उनका अपना भी मानना है। वो भी देख रहे हैं कि उनकी जो स्थिति है या उनकी जो दुर्दशा है, क्रिमिनल्स को ये समझ में आ रहा है कि हम अगर कुछ भी इस तरह का गलत करते हैं तो लॉ हमारे लिए भी आज के दिन वही है जिसको हम पैसे या ताकत के बल पे नहीं खरीद सकते, या हम उसको पावर के बल पे नहीं दबा सकते हैं। वो अब सबके लिए बराबर हो चुका है। तो कालांतर में जो भी चीज़ें हुई, समय के साथ साथ उनको बदलने की ज़रूरत है, और वो धीमे धीमे चीज़ें बदली जा रही हैं, और समय आने पे वो हर स्टेट में, भारत के हर कोने में एक जैसी दिखेंगी। जी। अगर देखा जाए सर, तो एक व्यक्ति की गारंटी पे, लास्ट सवाल है आपके उस पे समय को देखते हुए, एक व्यक्ति के गारंटी पे भारत पूरा वोट दे रहा है, मोदी की गारंटी। अरे ये तो समझ में नहीं आता कि एक सरकार की गारंटी समझ में आती है, लेकिन एक व्यक्ति की अति तीव्र महत्वाकांक्षा, जो कि 400 पार करने के लिए वो जाके जदयू से हाथ पुनः मिला लेते हैं। वही जदयू जो बोलता है कि इनको काले कोबरे की तरह घोषित किया हुआ था बिहार में, उसके साथ जाके पुनः ये जो है गठबंधन कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। और वहाँ पे वही सम्राट चौधरी जी जो हैं, सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी को हम गद्दी से नहीं हटा लेंगे तब तक ये नहीं खोलेंगे, उसी के साथ बैठे हुए हैं। तो और दूसरी बात इस पे है कि एक व्यक्ति, इसको मैं और बोलना चाहता हूँ थोड़े से अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है जनता से, लेकिन मोदी जी कभी पूछे बनारस में कि यार हम रविंदर जायसवाल को खड़ा कर रहे हैं, जनता कभी हमको बताई? एक चिट आती है जिसपे नाम फाइनल होता है। ये कैसा मुखौटा है मोदी जी का कि दूसरी बात कि एक व्यक्ति हारता है उसको सीएम बना देते हैं, एक व्यक्ति यूपी में हारता है डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो ये प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है कि तानाशाह है? देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति के फेस पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं। अरे सर, ये तो तानाशाह ना हो गया। आप सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। एक व्यक्ति के फेस पे पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है, सिर्फ हम उसी को जानते हैं कि हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं। हम आपसे बहुत एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। विक्रमादित्य का शासनकाल बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। उनके समय भी राज्य थे, अलग अलग राज्य थे। उनमें किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री, जो भी मुखिया होते थे, उस राज्य को डील करते थे। किसी एक व्यक्ति का आप नाम बता सकते हैं? जी, मैं बता सकता हूँ। मैं भी इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी को स्वर्णिम युग माना जाता है, भारतवर्ष का स्वर्णिम युग। उनके पिताजी जो थे वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोला जाता है।
उनके पिताजी थे श्रीगुप्त थे, जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी का उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद बुद्ध गुप्त थे, जो आखिरी ऐसे बुद्ध शासक थे गुप्ता डायनेस्टी में जिन्होंने हुड़ों शकों से लड़ा हुआ है। हाँ, नहीं, गुप्ता को इंग्लिश में गुप्ता बोलते हैं, ऐसे गुप्त बोलते हैं, गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन मोदी जी तो चाय बेचने वाले थे, और भारत में ये पॉसिबल है कि चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी आपने बोला कि प्रधानमंत्री के घर जन्म लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उसके गुण नहीं आ सकते। मैं मानता हूँ ये बात, लोहार का बेटा लोहार बनेगा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप एक व्यक्ति की बोलते हैं कि इसको मैं और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ सर, ये लास्ट सवाल है आपके साथ। एक व्यक्ति बोलते हैं कि मैं भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, थर्ड छोड़ दीजिए, 80 करोड़ लोगों को वो फ्री में राशन बांट रहे हैं, 40 करोड़ लोगों से वो खून चूस रहे हैं, खून चूस के 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि 40 करोड़ लोगों को ऊपर भार इतना बढ़ा दिए हैं कि वो 80 करोड़ को खाना दें, नहीं तो वोट उनको नहीं मिलेगा। आप अर्थव्यवस्था को ऐसा क्यों समझते हो आप? एक रिहाड़ी वाले से मैंने पूछा कि बताइए 5वीं अर्थव्यवस्था क्या है, तो उसने बोला कि साहब हमको 2 जून की रोटी चाहिए, आप आइए हमसे खरीदारी कीजिए, मुझे कीजिए, ये वोट वो मोदी को ही देंगे। मैं आपको बहुत बहुत ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात विक्रमादित्य के शासनकाल की ही हुई थी। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितने भी मुख्यमंत्री, मुखिया या स्टेट प्रेसिडेंट जिनको कहा जाता है, उनके बारे में लगभग 99% लोगों को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फेस सिर्फ एक वो विक्रमादित्य का शासनकाल कहा जाता है, ठीक है। जब हम इससे बाहर आते हैं, क्योंकि एक फ़ेज़ था, एक अच्छा फ़ेज़ था, ठीक है, हो सकता है उसमें बहुत जगह कुछ कमियां भी हों, ठीक। बहुत आश्चर्य होगा विक्रमादित्य के शासनकाल में या और भी और पास आते हैं, और पास में शिवाजी के शासनकाल की हम बात करते हैं। शिवाजी के शासनकाल में 3 पीढ़ियों में एक रेप केस हुआ, 3 पीढ़ियों तक उसके बाद दूसरा केस नहीं हो पाया। शिवाजी के शासनकाल और विक्रमादित्य के शासनकाल को बहुत बार कंपैरिजन भी किया गया, क्यों ऐसा क्यों रहा, ठीक है। ये बात थी जो फेज़ की हम बात कर रहे हैं कि किस फेज़ के कारण क्या इफ़ेक्ट आता है। सेकंड, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ऐसे आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है और 40 करोड़ लोगों पे भार है, इसका बहुत बड़ा प्रेशर है। भारत में 1.5 अरब लोग रहते हैं, 1.4 करोड़ की जनगणना है। इतने बड़े सिस्टम को, इतने बड़े समाज को संभालना वो बहुत बहुत कठिन होता है। भारत अभी बहुत इनिशियल फेज़ में, एक डेवलपिंग फेज़ से निकल रहा है, बाहर आ रहे हैं हम लोग, एक डेवलपिंग फेज़ में हैं। और सबसे पहले जो ज़रूरी है भारत के लिए कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बिना खाए नहीं रहना चाहिए, वो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। पहला टारगेट वो चल रहा है जिसमें 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोग वो हैं जिनकी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 रुपये का भी टैक्स दे पाएँ, ठीक है। टैक्स पेयर्स जो हैं वो 40 करोड़ लोग हैं, उससे भी कम है, 40 करोड़ लोगों से भी कम है, 13 करोड़ लोगों के करीब करीब टैक्स पेयर्स हैं हमारे देश में। और 40 करोड़ पे भार इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 40 करोड़ लोग ही जिनके पास 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग काम करने वाले लोग हैं, या ये कहीं ना कहीं 1-2 लोगों को जो है रोज़गार दे करके रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जब हम उससे एक और अपर लेवल पे आते हैं, क्योंकि समाज बहुत कैटेगरीज़ में बटा होता है, उसको 1 to 10, 1 to 20 ऐसी कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं आप। तो जो व्यक्ति 10 लाख लोगों को रोज़गार दे रहा है, ठीक है, उसकी टैक्स की पेइंग कैपेसिटी 10 लाख लोगों की भी है, वो एडिशन होती है, क्योंकि उसके साथ जो 10 लाख लोग हैं वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। वो कंपनी तो पे कर रही है, वो एंटरप्रेन्योर तो पे कर रहा है, साथ साथ उसके साथ 10 लाख लोग भी पे कर रहे हैं। और ये 10 लाख के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ अगर हम 5 लोग को भी मानते हैं तो 50 लाख लोग अटैच होते हैं। तो उनकी टैक्स की कैपेसिटी को आप 40 करोड़ के जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, उनके सबसे निचले स्तर के व्यक्ति के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पूरा ओपन डाटा लेते हैं, इन 40 करोड़ लोगों को जब हम लेते हैं, या 13 करोड़ लोग जो हायर टैक्स पेयर्स हैं वो पे कर रहे हैं, तो वहाँ लगता है कि इतने लोग ही देश चला रहे हैं। इतने लोगों के काम करने से देश नहीं चलता, ठीक
ठीक है। देश में हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है और वो टैक्स को कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ठीक। आप अपने घर में एक एग्जांपल अपने घर का ले लो। आप घर में 5 लोग हैं, ठीक है। एक फादर काम करते हैं, 5 लोग जो हैं उसमें खा पी रहे हैं, ठीक। या घर में जो है फादर बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोग उसके पार्ट हुए, सभी ने अपना अपना टैक्स पे करना शुरू किया। लेकिन फादर का जो टैक्स है, वो एक कंपनी का जो टैक्स है वो कई करोड़ का हो सकता है, और घर में एक छोटे बेटे का या बेटी का जो भी टैक्स आ रहा होगा वो कुछ हज़ार रुपए में होगा। तो इन दोनों को आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। आप इस अवधारणा से इसको लोगों को समाज में इतनी भ्रांतियों में बांट दिया गया कि 80 करोड़ लोग जो है वो फ्री में भोजन पा रहे हैं और 40 करोड़ लोगों पे टैक्स का इतना बड़ा भार है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि 40 करोड़ लोग दे आर एबल टू हैंडल द कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। उसको सिस्टम को सुधारा जा रहा है और वो धीमे धीमे जो चीज़ें हैं वो प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, और बहुत जल्दी आने वाले कुछ वर्षों में 2-3-4 सालों में या इस टेन्योर के अंदर भारत की जो प्रगति चल रही है वो बहुत संतोषजनक है, बहुत ही अच्छी है। लास्ट सवाल सर कि अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा क्या सुधार होना चाहिए जिससे कि नए जो स्टार्टअप चल रहे हैं या स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधा मिल सके, और भारत के ग्रोइंग में और भारत की अर्थव्यवस्था में वो भी ऐसा पायदान पे पहुंच सके जिससे कि और लोगों को वो खिला सके? इसके लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के अंदर जो है स्टार्टअप्स को सिंगल विंडो सिस्टम में लाना चाहिए, इजी लोन्स अवेलेबल होने चाहिए। थर्ड, हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन सिस्टम से हमारा जो टैलेंट है वो ख़त्म होता है। फोर्थ, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसको हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर रिसर्च डेवलपमेंट में हम जाएंगे नहीं तो हम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे जो है एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत शॉर्ट में बोले तो। वैसे इसको डिफ़ाइन करने के लिए काफ़ी ब्रॉडर एरिया है इसको डिफ़ाइन करने के लिए, बट ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको करने की सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन। देश को, क्षेत्र की, जनपद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 की लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र? देश के लिए सोचना सबसे पहले हमसे, आपसे, हमारे पद से, हमारे परिवार से भी बड़ा देश है। तो देश के लिए काम करना और देश के लिए सोचना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सोच के साथ में हम अपने देश को कैसे खुशहाल, कैसे सुरक्षित, कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस चीज़ को देखते हुए ही हमको वोट देने की ज़रूरत है। और जो भी पार्टी अगर काम कर रही है देश के लिए उसको आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगले समय आप अगर विजिट पे आएंगे तो फिर हम आपसे कुछ ऐसी तीखी सवालों पे हम जवाब चाहेंगे आपसे। तब धन्यवाद, नमस्कार।